हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल शार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गद्य खंड से बाल कृष्ण भट्ट के बारे में सारांश और समरी और इनका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो कि इस इनके इंट्रोडक्शन से 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनका माता का नाम, इसका जन्म स्थान, इन्होंने कहाँ तक पढ़ा है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और सारांश भी कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए बात करते हैं बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। तो इन्होंने एक चैप्टर लिखी है जिनका नाम है बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। चलिए, उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जो थे, देखिए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के जन्म कब हुए थे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और उसमें दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। अब जानते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। देखिए, इसकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए, आपको ये दोनों जरूर याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ था और मृत्यु भी कब कितने ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब जानते हैं इनका निवास स्थान कहाँ है। देखिए, इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आप लोग देख रहे होंगे इनका जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। ठीक है। अब जानते हैं इनकी माता और पिता के बारे में। देखिए, इनके इनके माता का जी का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए जानते हैं। देखिए, इनके पिता जो थे एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे, व्यापारी थे या किसान थे या फिर अन्य कोई थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता जो थे वो व्यापारी थे। ठीक है। और माता एक संस्कृत महिला, और माता माता जी इनके इनके जो थे वो एक संस्कृत महिला थे, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। इनकी माता जी ने इनको पढ़ाई लिखाई में रोमांस, जिसको कहते हैं रोमांस, इनको मन में जगाई, उत्साह जगाई पढ़ाई लिखाई के बारे में। ठीक है। अब जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। हाँ, तो इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, मतलब प्रारंभ में संस्कृत में ज़्यादा इनका रुचि था। तो ये 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी इन्होंने। कितने ईस्वी में दी परीक्षा? 1867 ईस्वी में। देखिए, 4-5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो चुका है। जैसे देखिए, इनका जन्म, इनका निधन, इनका निवास स्थान इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश, इनके माता का नाम पार्वती देवी, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। और इनके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। इनकी माता जी क्या थे? एक संस्कृत महिला थे। ठीक है। इस तरह से ये जो पिक्चर दिख रहा है आप लोगों का स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर दिख रहा है आप लोगों का, यही बाल कृष्ण भट्ट जी थे। ठीक है। अब जानते हैं इनके शिक्षा तक हम लोग जान लिए। अब जानते हैं इनकी वृत्ति के बारे में, मतलब इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करते हुए लेखक बने हुए हैं। ठीक है। तब जानते हैं इनकी वृत्ति के बारे में। देखिए, वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। ठीक है। इतना से इतना के बीच में इन्होंने अध्यापन किया, अध्यापन का कार्य। ठीक है। अब देखिए, इस इन्होंने 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल
में संस्कृत का अध्ययन किया। किस चीज़ का अध्ययन किया इन्होंने? संस्कृत का अध्ययन किया। कितने ईस्वी में? 1885 ईस्वी में। यहाँ से भी आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए, 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्ति की। ठीक है, कितना ईस्वी में नियुक्ति की अध्यापन का? तो 1888 ईस्वी में। अब देखिए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए, ये जो थे बालकृष्ण भट्ट जी थे, काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, जिनके कारण इन्होंने अपने इंटर कॉलेज के अध्यापक की नियुक्ति हुई थी, लेकिन इनके गुस्से के कारण वहाँ से इनको जाना पड़ा। इनका नियुक्ति कहाँ हुआ था? देखिए, फिर से हम इस लाइन को रिपीट करते हैं। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन में नियुक्ति हो गई थी। अध्यापन मतलब टीचर में नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण इन्हें वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। जब से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी टीचर के, उसके बाद इन्होंने अपने लेखन कार्य पर निर्भर रह गए। मेरा करने का मतलब है लेखन कार्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, अब जानते हैं विशेष परिस्थिति। तो हम लोग जानते हैं विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति पिता के निधनों उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलश का सामना। जब पिताजी की इनका मृत्यु हो गया था, पिताजी का नाम क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट। जब उनकी मृत्यु हो गए थे तो व्यापारी थे ना, मैंने बताया था कि इनके पिताजी थे वो एक व्यापारी थे, तो व्यापार संभालने के नाम पर गृह क्लेश सामना, मतलब घर में वो जो नहीं थे, मर गए थे, तो उनके घर में गृह क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, मतलब व्यापार के चलते। चलिए अगला जानते हैं। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। मतलब ये जो लेखक बनने के प्रति समर्पित हो गए ये। ठीक है, अगला स्टेप जानते हैं। देखिए अगला जानते हैं संरचनात्मक संक्रियाएं। संरचनात्मक संक्रियाएं देखिए, भारतेशु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए इसमें आपका इस तरह से एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी। देखिए यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, प्रारंभ किए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक की रचना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो आपको याद रखना 33 वर्षों तक चलाई गई है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी ने 33 वर्षों तक अपने नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे हैं। मतलब लेखक बनने के लिए ये सब लिखते रहे। चलिए अगला स्टेप जानते हैं। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की? 1881 ईस्वी में। और 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। जैसा कि मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट जी वे काफ़ी गुस्सेल स्वभाव के थे, जिनमें यहाँ पे इन्हें संयोगता स्वयंवर में काशी बुलाए गए। इनके उग्र स्वभाव होने के कारण ये वहाँ से भी अलग हो गए। चलिए अब जानते हैं इन्होंने रचना कौन कौन सी की है। काफ़ी अभी तक ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूरा हो चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों का पूरा समझ में आ जाएगा, और आप लोग इन ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इनमें से छूटने वाला नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है बस इनका मृत्यु, जन्म, इनके पिता का नाम, इनके पिता क्या करते थे, इन्होंने क्या रचना की, इनके माता का नाम, इनके माता जी क्या करते थे, और
और ये कहाँ से मतलब पढ़ाई की, कैसे लेखक बने, कैसी इनकी वृत्ति थी, ये सब इनके बारे में जानते हैं। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। रचनाएं, रचनाएं जो थे, उपन्यास, देखिए यहाँ से आप लोग को ये यह सब याद रखना है। रचनाएं जो थे, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ सजान एक सौ अजान एक सुजान। मतलब इस तरह से आप लोगों को पूछा जाता है कि सौ सजान एक सुजान जो के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है इनका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। देखिए अगला जानते हैं, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, उचित उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ सुजान, ये तो हो चुका है। हाँ, यहाँ से दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भावना। अब देखिए ये सब इन्होंने उपन्यास लिखे थे, ठीक है। अब नाटक जानते हैं इन्होंने क्या क्या लिखे थे। नाटक पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी सहाय, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध भी लिखे थे। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध, कत्तर सूक्ष्म की एक नकल, और विरहन अल्लाह, इंग्लैंड देशवरी, और भारत जननी, भारतवर्ष और कीर्ति, दो दूर देशों, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, और बाल विवाह। ये सब इन्होंने लिखा था जो कि नाटक थे, ठीक है। तो हम लोग जाना कि उपन्यास में क्या क्या लिखे और नाटक में क्या क्या लिखे। देखिए यहाँ से इसमें लिखा हुआ है उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखे और इन्होंने नाटक में क्या क्या लिखे। तो ये सब रिपीट हो चुका है। अब जानते हैं इनके बारे में आगे। देखिए, प्रसन्न जैसा काम वैसा परिणाम, इन्होंने पर प्रसन्न, जिस देखिए प्रसन्न में जो लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन आदि। इन्होंने अब निबंध जो लिखे हैं, ये देखिए इन्होंने निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें से 100 से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए इन्होंने निबंध कितने लिखे थे, 1000 के आसपास, जिनमें इनका पॉपुलर, इसको कहते हैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फेमस। तो इनका फेमस जो थे 100 प्लस फेमस थे 1000 में से निबंध, ठीक है। अब देखिए आगे आगे जानते हैं। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में से एक संग्रह प्रकाशित हुआ। देखिए इसमें भक्त निबंध माला नाम से 2 खंडों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ। चलिए आगे जानते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब जानते हैं इन्होंने पहला चैप्टर जो ये जो लिखा है वो बातचीत लिखे हैं। तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। बातचीत क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पाया। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1844 ईस्वी में, मृत्यु जो हुआ था 1914 ईस्वी में। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता का जी का नाम का था पार्वती देवी। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी थे एक व्यापारी थे, माता जी थे एक सांस्कृतिक थे, और सर इनकी शिक्षा उच्छार सब आपको याद रखना है। तो अगला चैप्टर जो इनका चैप्टर है बातचीत, काफ़ी अच्छे ललित निबंध है। आप लोग इसे पढ़ लेना। और बातचीत से संबंधित अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और इनका इंट्रोडक्शन सारा कुछ देने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन तो मेरा हो गया, सारांश भी हो गया। अब मैं बात करूंगा इनके अगला नेक्स्ट वीडियो में इनका ऑब्जेक्टिव, बातचीत पाठ के लेखक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।